19 बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट्स का फेवरेट बना। मैंने सुना 20 साल की उम्र में आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। ये बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी थी। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीजें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? तो आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। वेलकम टू द सेकंड सीजन ऑफ द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने भारत को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भी बनाया है। कंटेंट ऐसे समझाते हैं कि बच्चे एक बार में घोट कर पी जाते हैं। दबंग है, हर चीज में इनका अपना एक ढंग है। इन्होंने अब तक 2 लाख बच्चों को पढ़ाया। 50% कंटेंट ये अपने चैनल पे फ्री देते हैं और 501 रुपए का एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं। अनकन्वेंशनल तरीका इनका पढ़ाने का, इसलिए वायरल वीडियोस भी इनके बहुत पसंद करते हैं लोग। आज सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी खुद बिगड़े हुए बच्चे से बच्चों की बिगड़ी बनाने की कहानी। बच्चों की जो बिगड़ी इन्होंने सुधारी है। तो ऐसा मुझे पता लगा कि पूछूंगा आपसे, अवध जी, अभी मैं कि आप बहुत बिगड़े थे क्या? तो आज हैं हमारे साथ में अवध ओझा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइटेड है आपसे मिलके, मज़ा आएगा। आज बहुत सारी आगे पीछे ऊपर नीचे खूब चर्चा होने वाली है और वीडियो लोगों को पूरा देखना चाहिए। 19 साल के थे आप जिस समय 19 बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। इतनी शैतानी, फिर चाहे सट्टा हो या कट्टा, फिर चाहे रंगबाजी हो या बमबाजी। तो ये डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बने। और जब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, अंगुली माल संत बने जब वो भगवान बुद्ध से मिले। ये लड़ाई से पढ़ाई तक का सफर आपने कैसे तय किया? एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट्स का फेवरेट बना? क्षमा चाहता हूँ तक कड़वा लगे, पर क्या ये सच है झूठ है, आप ही बताइए। नहीं, ये बिल्कुल ही सच है। और गोंडा का बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी रही कि हमारे समाज में आज भी कमज़ोर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शायद ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि हमारी भी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को काफ़ी समय तक वनवास काटना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा, बड़े परेशान रहे। तो उसी पृष्ठभूमि में वो गोंडा में एक कहानी शुरू हुई बदमाशी की। बदमाशी की उसे मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ डिफेंस ही कहूँगा। और मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। और क्या केस था वो? पहला केस कुछ नहीं था। मैं क्लास, बड़ी पुरानी सी कहानी थी। एक हमारे सोसाइटी में रहते थे सिंह साहब, तो उन्होंने क्लास 6th में या 7th में मुझे पीटा था। तो जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे, एक अजय शुक्ला जी हैं, एक हरिओम तिवारी जी। हम दोनों तीनों लोग आ रहे थे सिगरेट पीते हुए, और वो साहब सामने से आ रहे थे। तो मैंने अपने तिवारी जी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा यार मैं छोटा था तो इसने मुझे मारा था एक बार। कहा तो आज पैरेलल कर लेते हैं। हमने कर लेते हैं। और फिर हम तीनों आदमी ने उन साहब को बहुत मारा, और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हम कोतवाली गए, श्री आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हमें समझाया कि देखो बेटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये सब अच्छी बातें नहीं होती है। पर उस घटना के बाद से जो इज्जत मिली, मतलब उससे पहले ये आलम था कि कोई स्कूल में क्लास में मेरा बैग फेंक दे उठा के, मेरी जो होमवर्क की कॉपी होती थी उसमें लड़के गोद देते थे, कोई मेरी छुट्टियाँ हुआ करती थी बड़ी सी, उसको पकड़ के खींच देता था। लेकिन वो एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। मतलब इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा ना ना ना, यही जिंदगी सही है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है सब घटनाएं हुई, पर आप इसके ऊपर इतना बेबाकी से बोल देते हैं तो कहीं डर नहीं लगता बच्चों के चरित्र पर असर पड़ेगा? मैंने सुना 20 साल की उम्र में बाद में आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। नहीं, वो पीटा नहीं था, हालांकि इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर है, और वो हमारे पीटीआई थे, तो उनकी आदत थी। मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा आपके मंच से कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों को देखें, उनके पिता को और उनके परिवार को कभी ना देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूँ कि मैंने शिक्षकों को देखा है कई बार कि वो पिता के पद से प्रभावित होते हैं कि अच्छा आपके पापा डीजीपी हैं, आपके पापा मिनिस्टर हैं, अच्छा आप मित्तल साहब के बेटे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी पर ही नज़र रखना चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो हमारे जो पीटीआई साहब थे, भगवान उनको खुश रखे, तो वो मुझे टीम में लेते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने मुझसे खुद ही कहा कि तुम्हारे पापा कभी बैट पकड़ें। तो मुझे लगता है एक शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी।
तो कुछ टूर्नामेंट था, उन्होंने मुझे रखा नहीं टीम में, उसके बाद वो बेचारे मारे गए, किसी ने यूरिया का बोरा डाल के मारा था उनको, तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगता है, पर आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पर की बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है, और एग्जाम्पल इतने शानदार देते थे, अशोक का देते थे अलग, और उसका अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अकबर का देते थे। कहते थे पढ़ने से ज़्यादा कीमत, जो मुझे अब समझ में आई, कहते थे पढ़ने से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है समझदारी। तो मुझे वो रिक्शे वालों के पास ले आते थे, जब वो रिक्शा वाले के पास मुझे ले आते थे तो बोलते थे कि देखो इसको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसको कोई नमस्ते कह रहा है, इसको कोई इज्जत दे रहा है। मैं कहता था नहीं। तो फिर वो अपने साहब के पास ले आते थे, मुझे पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे उनके पास ले गए, 2 बार ले गए, तो बोले देखो कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, देखो कैसे डिसिप्लिन में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों आदमी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं पता। बोले शक्ति का। बोले आदमी तो दोनों ही है, और ये जितने लोग इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इनको कोई रिश्तेदार थोड़ी है, शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है, पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे, क्या टीचर से ये सब चीज़ें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माताजी लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माताजी आपको खूब पीटती भी हाँ, थी। बहुत 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 पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे, और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना, हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं, उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहाँ से निकलने के बाद पता चला, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे, दारू पियो, घर बैठ के करो। माताजी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है, ये होनी चाहिए। एक तरफ क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है, तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने उस, जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आगे आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट कार्ल मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए। आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। अच्छा, उसके बाद फिर ठेकेदारी राजनीति के अलावा एक मुन्ना भाई थे, वो MBBS के लिए निकल गए। एक ओझा जी हैं, वो IAS के लिए निकल गए। ऐसा क्या हुआ, पढ़ाई में से इतनी दूर रहने वाला इंसान पढ़ाई के इतना नज़दीक पहुंच गया, इतना करीब आ गया? इलाहाबाद मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है, और खासकर HS उपाध्याय सर, शुभानु सर, उनका जो दर्शन पढ़ाने का तरीका है, नज़रिया है, वो इतना प्यारा है कि मतलब जैसे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस को भी वेद मंत्र पढ़ा देते थे। मतलब अगर उनकी संगत में भैंस भी रहे तो वेद मंत्र पढ़ने लगती। ऐसे कुछ वो टीचर हैं। तो उनके क्लासों में बैठकर जो रुचि पैदा हुई पढ़ाई की,
वो एक अलग तरह की, तो मतलब आपका कहने का ये है कि शिक्षक का बड़ा रोल है। बहुत, तभी तो हमारे देश में भगवान माना गया। शिक्षक जो कंसंट्रेशन पैदा करने की बात करते हैं वो गलत करते हैं। शिक्षक को पढ़ाई में रस पैदा कराना चाहिए, क्योंकि जहां भी रस पैदा होगा वहां कंसंट्रेशन पैदा होगी। Guys, that's technology. Fantastic answer. Fantastic. देखो, एक स्टूडेंट का और मेरे मन में था ये सवाल, आपने छेड़ दिया बात, और बड़ा मैं सारांश सबको देना चाहता हूँ। ये कह रहे कंसंट्रेशन से ज़्यादा ज़रूरी है रस। रस पैदा करे, कंसंट्रेशन पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट का मन ऑफलाइन क्लास में, देखो, एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर होता है, डाउट क्लियरिंग होता है। पिछले कुछ सालों में कई टीचर हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को भी मज़ेदार बना दिया है। खान सर रहे हैं, अलग सर रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, आप खुद हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्या कॉमन है आप चारों में जो बाकी सब शिक्षकों से अलग है? क्या वो रस की बात है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, वो रस की बात है। और रस के साथ साथ ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, मैं लगभग 2 लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, खान सर को जानता हूँ और देवकीर्ति सर को जानता हूँ। इन लोगों में रस के अलावा इनके लिए शिक्षा बिजनेस से ज़्यादा सेवा भावना है। और जब भी आपका व्यवसाय आपके लिए सेवा भी बन जाएगा तो उसमें एक यूनिकनेस पैदा हो जाएगी। जैसे मैं खान सर को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है उनसे। वो हमेशा जब भी मेरी बात होती कहते हैं, ओझा सर मैं चाहता हूँ कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बने, बर्तन मांजने वाले के बच्चे आईएएस बने। तो वो जो कमिटमेंट लेवल है उस आदमी का, वो उस रस को और एनहेंस करवा देता है। जैसे देवकीर्ति सर हैं, तो खुद भी बड़े कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं और उनके जैसा शिक्षक अभी हिंदुस्तान में नहीं है। वाह, क्या बात है। नॉलेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और मैं कहूँ, अगर इस बात को ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। पर फिर भी जो है ना, बच्चा आज सब टीचर वो रस नहीं पैदा कर पा रहे। आप देखो, 5 लाख बच्चा अपीयर करता है, 5 लाख का 5% मेंस में आता है, 10,000 हो गया। अब उसका 20% इंटरव्यू में पहुंचता है, 2,000 रह गया। और उसका 30-40%, 700-800 बच्चा एक्चुअली ज्वाइन करता है। सफलता असफलता में जो ये का अंतर है, ये इसका भार सहने का जिगरा सबके अंदर नहीं है। मैं देखता हूं कि लगभग 2,500 बच्चा आज हमारे देश में सुसाइड कर रहा है किसी न किसी पढ़ाई के बोझ के चलते। 28-29 का हो जाता है, उसके बाद आते आते अपने आप को बेकार समझने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपना आसमान का था और फिर गिरने के लिए इसको जमीन नहीं मिलती। ओझा सर, आपने भी 4-4 बार एग्जाम दिया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए, बाउंस बैक करने का जज्बा आप में था, सब में नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सपने को और जीवन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। शेरशाह सूरी का, जमींदार का बेटा, जमींदार का, उसका ये कहना था, उसकी स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करता हूँ, कहता जीवन जीने के लिए है और सपना मजा लेने के लिए है। तो ये जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो सपने को ही जीवन मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो जीवन आपको मिला है जीने के लिए। जीवन जीने लग गए, सपना पक्का छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। सपना छूटेगा बेहोशी के कारण, जीवन जीने के कारण। कलाम साहब जीवन जीते थे। कलाम साहब मुझे लगता है कि सपना जीते थे। नहीं, जीवन भी जिया उन्होंने। कितना सेवा किया। शादी नहीं किया, शादी की डेट भूल गए। नहीं, शादी ना करना जीवन का हिस्सा नहीं है, मतलब जीवन का एक अहम हिस्सा है शादी, पर वो ऐसा नहीं कि जीवन ही है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया। तो जीवन जीना एक मानव के लिए ये है कि वो अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित करता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। उस जो जर्नी है उसमें जो उसका सपना है वो उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना जीवन खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सक्सेसफुल कई सारे आईएएस ऑफिसरों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। 2013 में कोई साहब थे, बक्सर के डीएम थे, उन्होंने यहाँ गाजियाबाद में रेलवे के पटरी के नीचे सुसाइड किया था। तो मेन चीज़ है, कानपुर के कोई एसपी थे, उन्होंने जहर खा लिया था। तो अब वो तो सफल हो चुके थे। स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि आईएएस की प्रिपरेशन में 1 साल तैयारी, 1 साल प्रैक्टिस, जो कि 90% लोग प्रैक्टिस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। 1 साल तैयारी और 1 साल प्रैक्टिस, 2 साल का कोर्स लेके चलना चाहिए। इन केस वो अपने अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल करते हैं, तो उन्हें अपना जो ऑप्शन है दूसरा वाला, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन कर रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओझा सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी विषय पे। थोड़ा आपने इंडिकेट किया इसको मैं अलग तरीके से लेता हूं। आपके और मेरे बीच में कॉमन चीज़ है भगवत गीता।
अभी हम चर्चा कर रहे थे, लोगों को नहीं मालूम, वीडियो से पहले चर्चा हो रही थी हमारी, और बातचीत कर रहे थे भगवद गीता के विषय में, यथारूप यथार्थ, खूब गीता पे चर्चा होता। आपके भी एक संत सन्यासी गुरु हैं, हमारे भी एक संत सन्यासी गुरु हैं। इनके जीवन में जब कोई ब्रह्मचारी बनता है और सन्यास की तरफ जाता है, 25, 30 और 35 साल की उम्र में मन में बहुत संशय रहता है कि कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं, कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं। आईएएस की तैयारी करने वाले का जिंदगी भी सेम रहता है। उसको लगता है ज्यादा कंटिन्यू कर गया ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास, 35 के बाद शादी करने की इच्छा पैदा हुई तो कोई शादी करने वाला मिलेगा नहीं, काम करने वाला मिलेगा नहीं। आईएएस की तैयारी करने वाले को लगता है यार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मेरे साथ के अब 1 लाख रुपए महीना में पहुंच गए और मैं कहीं वापस जाऊंगा तो 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, ना आईएएस बना ना यहाँ बना, तो बीच में छोड़ के निकल जाता हूं। ये दोनों के जीवन में, चलो संत सन्यासी को छोड़ो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हो, उन्हीं का उत्तर दीजिए मुझको, किस समय डिसाइड करना चाहिए कि आप छोड़ के दूसरे रास्ते निकल पड़ो? 22 साल में आदमी को पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। जो नहीं जान पाए उनको 25 तक देना ही चाहिए, और 26 के बाद उनके पास अपना सेकंड ऑप्शन मजबूत होना चाहिए। पर जब आप स्टोरी सुनाते सुनाते आपका कंट्रोवर्सी से भी नाता जुड़ जाता है। हमें देखते हैं भगवान कृष्ण को आपने यादव समुदाय ने उनको खूब पीटा, उस पर चर्चा कर दी है आप। फिर हम देख रहे राहुल गांधी को आप बोलते हैं इसको तो पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, किसी काम का आदमी नहीं। टीचर को पढ़ाते वक्त क्या ये सब बोलना चाहिए? क्योंकि कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड तो सुना था, पर कंट्रोवर्सी फेवरेट टीचर हम आज देख रहे हैं। आप लगे हैं मिर्ज़ापुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वासेपुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन करने में। अब कहानी जब आप मिर्ज़ापुर की सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि मन उस तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसको कैसे संभाल पाते हैं फिर आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाता कि इस चित्रण को चित्रित करते वक्त पॉजिटिविटी की जगह कहीं बच्चा गलती से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए? फिलॉसफी की आप बहुत क्लास लेते हैं, चर्चा करते हैं, हिस्ट्री के आप एक उत्तम टीचर, शिक्षक है हमारे देश में, और मैं कई बार आपके वीडियो में भी देखा, नोटिस किया कि आप सिद्धांतों पे, फिलॉसफी पे, प्रिंसिपल्स पे भी काफ़ी चर्चा करते हैं। ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी पे अब मैं चाहता हूं कि इस पे आपको क्या लगता है कि हमारा देश प्रगति कौन सी लाइन पे कर सकता है? कैपिटलिज्म शुड बी द प्रायोरिटी एंड सोशलिज्म शुड बी द गोल। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कैपिटलिज्म के माध्यम से लोगों की जीवन में खुशहाली प्रगति लाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं? यूपी बिहार में जिस दिन इंडस्ट्री लगेगी, जॉब मिलेगी, सोशल इक्वालिटी पैदा होगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पैदा होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पैदा होगा, सोशल इंडिपेंडेंस पैदा होगी। जो हमारी अमेरिका की फिलॉसफी है, जिसमें आज कहते हैं कि भाई वाह पूंजीवाद पूंजीवाद, लेकिन पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे आप आखिरी तबके तक पहुँचा जा रहा है उसका। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि भाई बिजनेस बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो आज गौतम भाई अडानी के साथ जो हो रहा है, हमारे ही देश के लोग जयचंद उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, उनकी रिपोर्ट ऊपर नीचे हुई है, ठीक है, थोड़ी रिपोर्ट, लेकिन बिजनेस तो चल रहा है उनका, कैश फ्लोज तो है, फंड तो मैनेज हो रहा था। अब ये बात हुई आज कुछ दिन हो गए, आज ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं कि इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब तक, अगर अडानी जी का बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब डाउनफॉल और अपराइजिंग चलती रहती है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन बिजनेस में जो फेक एंट्रीज हैं, अगर वो बाहर आती हैं, तब अडानी जी दोषी माने जाएंगे। अगर बिजनेस के जो अप्स एंड डाउन्स के तहत वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म का फॉर्मूला ही रिप्रेशन एंड डिप्रेशन का। चाइना की सरकार अपने व्यापारियों की बहुत मदद करती है, उनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए मदद करती है। गवर्नमेंट खुद जाती है, श्रीलंका में घुस गई, पाकिस्तान में घुस गई, आजू बाजू के बहुत देशों में चले गए, वहाँ जहाँ तहाँ से इंडिया को कवर भी कर रहे हैं, बिजनेस और इकोनॉमी के थ्रू भी, मिलिट्री का। हमारे देश में जैसे ही कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर सवाल पैदा हो जाते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन पर सपोर्ट तो होना ही चाहिए। 1850s में भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, पहला कॉटन मिल बना मुंबई में 1854 में। 1870s तक आते आते भारत में भारतीय पूंजीपतियों ने कई सारी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। 1876 में लिप्टन आता है, तब वाइसरॉय, उसने इंपोर्ट ड्यूटी 1% कर दी, पूरा भारत का बाजार बाहर के सामानों से फ्लड हो गया। तब भारत के पूंजीपतियों ने कांग्रेस जैसी संस्था के जन्म में अहम भूमिका निभाई। दुनिया का हर देश जानता है कि मेरी ताकत मेरे पूंजीपति हैं,
2 मिनट के लिए और आगे चलते हैं हम। आप लगभग 19th सेंचुरी तक चले ही गए थे। मैं थोड़ा 25-50 साल और टाप लेता हूँ आपके साथ में। 1970s में बंगाल के अंदर तब बहुत बिजनेस हुआ करता था, क्योंकि बिजनेस के लिए एज ए टेरिटरी, एज ए स्टेट वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ पे भी वो पूंजीपति श्री बिरला जी को नग्न अवस्था में अंडर गारमेंट्स के अंदर गाड़ी से उतार के कि तू पैसा खा गया गरीबों का, पोस्ट ऑफिस से लेकर के बैंक तक पैदल चलाया था, जिसके कारण उसी रात को बिरला ग्रुप ने पूरा ऑपरेशंस वहाँ से उठा के बंगाल से मुंबई ले गए। तो इसका इम्पैक्ट आज तक पड़ता है। तो मैं तो ये जब मैं देखता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जैसे गुरु और शिक्षक इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या शिक्षा देना चाहते हैं देश को, कि हमारे देश को व्यापारियों को किस तरह से देखना चाहिए। इंडियन जो सोशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा, सोशलिस्ट होना अच्छी बात है, पर उनके बारे में मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी पता है कि वो बात करते हैं सोशलिज्म और लेफ्ट विंग की, कॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स में। क्या अर्थ हुआ इसका, थोड़ा वो समझाइए। नेता कम एजेंट ज़्यादा हो जाते हैं। या तो आप स्टारबक्स में कॉफ़ी मत पियो, आप लेवाइस की पैंट मत पहनो, आप कार्टियर का चश्मा मत लगाओ, तब तो हम आपको मान लेंगे लेफ्ट विंग के लीडर हो। आप कार्टियर का चश्मा पहन के टहल रहे हो, तो जो आदमी कार्टियर का चश्मा पहन के टहल रहा है वो कहाँ से लेफ्ट विंग का लीडर हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा। तो कार्टियर तो मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास को पता ही नहीं होगा कि कार्टियर होता क्या है। वैसे आपने कह दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम लोग भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन इच्छा तो ठीक है, नाम ले दीजिए किसी एक आधे का। नहीं, मैं क्या किसी को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर आदमी सीधे अपने ऊपर ले लेता है। अगर आप नज़र रखेंगे, वैसे भी इतने सारे शोज चलते रहते हैं, डिबेट होता रहता है, तो आप अब की बार जब मैं कहूँगा आपके मन से लोगों को कि जब लोगों को देखें तो उनके चश्मे पे ज़रूर नज़र रखें कि चश्मा कौन सा पहना है। तो अब गांधी जी जब वो कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, तो उनका अटायर है भी उस मसीहा का। टेड बेकर का आप शूज़ पहने 1 लाख रुपए का, और आप कहते हैं मुझे गरीबी मिटानी है। आप गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, आप एजेंट हैं किसी पार्टी के, और आप उसी बहाने भारत के पूंजीपतियों पे हमला कर रहे हैं। तो ये अक्सर हुआ है इस देश में, ये कोई नई बात नहीं है। टाटा जब अपना प्लांट अभी रिसेंटली लगाना चाहती थी, नैनो का प्लांट बंगाल में, कितना बवाल हुआ, उसे वापस गुजरात जाना पड़ा। तो इस देश में पूंजीपतियों को लेकर एक भ्रम बनाया गया है, पूंजीपति लूटते हैं। पूंजीपति बनने का मतलब आदमी का दिमाग खुला हुआ है और वो रिस्क लेना जानता है। जो रिस्क नहीं लेते वो चपरासी बनते हैं। जिसको जिंदगी में सुकून चाहिए कि भैया हमें टेंशन नहीं चाहिए, तो नहीं टेंशन का जॉब चपरासी का है। भाई जो एसएसपी ऑफिस में बैठा है उसको तो 24 घंटे शहर की चिंता होगी, लेकिन जो चपरासी उसके ऑफिस के बाहर बैठा है, तो बैठा है दिन भर बाकू बना, जो भी है 500 रुपये दे दिया, उसकी तो जिंदगी मस्ती में चल रही है। तो इस देश में एक माहौल है पूंजीपतियों के खिलाफ, वो हमेशा से रहा है कि पैसा क्या है, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। यहाँ हर तीसरा चौथा आदमी बोलता है कि पैसा क्या है, हाथ की मैल दिखा। तो ये डायलॉगबाजी यहाँ बहुत चलती है, और ये बोल के फिर लोग लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। तो यहाँ जो भी आदमी, जैसे अदानी साहब छोटे से बहुत ऊंचाई पे गए, तो यहाँ एक दिक्कत ये भी है कि जो छोटे से बहुत ऊंचाई पे गया उस पर तो हमले होंगे ही होंगे। कंटेंट आप बड़ा अच्छे तरीके से देते हैं। आपका कंटेंट बनाने का क्या तरीका है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं भी जब कंटेंट बनाता हूँ तो कुछ रेफरेंस पॉइंट, कुछ डेटा, कुछ कभी कभी स्टोरी और जोक्स भी बात करते हैं, कुछ अच्छे कोट्स, अनयूजुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ये ढूंढते हैं कि रेलेवेंसी क्या है सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आप मेमोराइजिंग फैक्ट होते हैं, कुछ बड़े मेस्मराइजिंग फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्लेसेस, कुछ डेट्स, कुछ। लेकिन जब जो बच्चों को पढ़कर आ जाए नींद, उससे आप ऐसे पढ़ा देते हैं कि उसको भी सब याद रह जाता है। इतिहास को बिंदास बनाने का टैलेंट आपके अंदर ये कहाँ से आता है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतिहास को बिंदास कैसे ये रस पैदा करने के अलावा थोड़ा बताइए कंटेंट कितना प्रिपेयर करके आते हैं। नहीं, इतिहास को बिंदास बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सीखा है ओशो से, आचार्य रजनीश से। मैं उनके अंदर एक कला थी कि वो दर्शन को कहानी में बता देते थे। तो जब मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि ये बहुत प्यारी चीज़ है कि किसी भी दर्शन को अगर स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एवरेज जो लड़का वहां बैठा होगा वो स्टोरी समझ लेगा। पर जब आप स्टोरी सुनाते सुनाते आपका कंट्रोवर्सी से भी नाता जुड़ जाता है। हमें देखते हैं भगवान कृष्ण को आपने यादव समुदाय ने उनको खूब पीटा, उस पर चर्चा कर दिया आप। फिर हम देख रहे राहुल गांधी को आप बोलते हैं इसको तो पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, किसी काम का आदमी नहीं। फिर हम देखते हैं आप कहते हैं कि ओसामा ने भी खूब बड़ा अचीवमेंट कर लिया। भैया ओसामा बिन लादेन ऐसा अचीवमेंट हो तो ओसामा जैसा हो। तो टीचर को पढ़ाते वक्त क्या ये सब बोलना चाहिए? क्योंकि कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड तो सुना था, पर कंट्रोवर्सी फेवरेट टीचर हम आज देख रहे हैं। नहीं, कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम जब भी कोई टीचर बोलता है तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। जैसे हम जब टेररिज्म पर चर्चा करेंगे तो 1980s में जब भारत में टेररिज्म शुरू हुआ और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि साहब हम टेररिज्म के शिकार हैं, तो पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं कोई टेररिज्म नहीं है, ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज़ है।
लोग परेशान हैं पंजाब और कश्मीर में, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था। जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पे हमला किया, तब जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा कि दिस इज टेररिज्म, द वर्ल्ड इज फेसिंग द मेनेस ऑफ टेररिज्म। मतलब तुम मार खाए तो अगला बदतमीज, और हम मार खाए तो डिटर्मिनेशन। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में ये बात रखी कि वो आदमी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो मेरे जो चाहने वाले हैं बहुत सारे हैं, तो वो उस चीज़ों को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर देते हैं कि ओझा सर ने की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल देते हैं। आउट ऑफ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी निकालें, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए, और होता भी है आपकी बातों में। आप लगे हैं मिर्ज़ापुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वासेपुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन करने में। तो जब अब जैसे हम भी देखते हैं, तो हमारा एक कैमरामैन मिर्ज़ापुर देख रहा था, यहीं कहीं खड़ा होगा, हम उसको पकड़ लिए, तेरा जन्म मिर्ज़ापुर देखने के लिए हुआ है, तू जिंदगी में मिर्ज़ापुर देख। लेकिन हम आपको, आपके बारे में आने से पहले मैं थोड़ा पढ़ रहा था, पूछा भाई टीम से, तो बोले कि आप मिर्ज़ापुर बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब बात करता हूँ कहता हूँ कौन प्रवीण तांबे, सुपर 30, मैं बात करता हूँ दंगल, रॉकेटरी, मैं बात करता हूँ भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम। तो जब मैं आपका ये देखा तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि इस चित्रण को चित्रित करते वक्त पॉजिटिविटी की जगह कहीं बच्चा गलती से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि कहानी आप ओशो से सीख के सुना देते हैं। अब कहानी जब आप मिर्ज़ापुर की सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि मन उस तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसको कैसे संभाल पाते हैं फिर आप? नहीं, मेरा उद्देश्य ये होता है कि लड़के को थॉट प्रोसेस को दिखाना। जैसे मिर्ज़ापुर के जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें एक अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर है, साउंड कैरेक्टर, मतलब उतना प्यारा कैरेक्टर, कुछ भी कर सकता है। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सीएम आपको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आपने कहा कि नहीं कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप एक काम करो, आप ये शो कर दो कि आपकी सरकार ने इस पर रेड मारा था और एक बहुत बड़ी अवैध असलहे की फैक्ट्री तबाह की गई प्रशासन द्वारा। जिस आदमी को अपने नुकसान को अपने फ़ायदे में बदलने की कला पता हो, उसको कौन हराएगा? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि लर्निंग इज़ लाइफ। बहुत बढ़िया। अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप जीवित नहीं है। स्टडिंग इज नॉट लाइफ। अगर पढ़ा नहीं जिंदगी होता तो सारे पुरोहित दुनिया में उच्चतम पदों पे बैठे होते। लर्निंग इज लाइफ। तो आप मूवी देख रहे हैं, आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, वहां से सीखिए कुछ। फिलॉसफी पे मेरी नज़र में पृथ्वी के इतिहास के सबसे महान फिलॉसफर त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम प्रभु स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने भगवद गीता की चर्चा टेंशन के माहौल में करी। यूक्रेन रशिया के वॉर में जो टेंशन है वो क्या, कभी बम पड़ा, कभी रुका, कभी वहां लगातार चल रहा, शंख बज चुके, तीर चल रहे एक के बाद एक। भगवान कृष्ण बोल सकते थे, अर्जुन क्या करना, लड़ फटाफट से, तू इस समय रात को कमरे में बात कर लियो मुझसे, अभी कह रहा युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुना दी, वहां पे शांति बनाए रखी उधर। वो अखंडानंद त्रिपाठी बता रहे थे आपको, वो असली कैरेक्टर कृष्ण, मुझे लगा कि वो और अखंडानंद त्रिपाठी कहीं लार्जर वर्जन है। हाँ। इतना लार्जर वर्जन के भाई इस समय इतना पीस के भाई आपने क्या बताया, नेगेटिव परिस्थिति को अपने पॉजिटिव में बदल दिए। कृष्ण ने भी इतनी नेगेटिव परिस्थिति में भगवद गीता दे दी हमारे को। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए करने जा रहा हूँ, चर्चा इस पे इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आप गीता पसंद करते हैं, मैंने सुना बहुत ज्यादा, बहुत, और गीता का काफी गुणगान भी करते हैं आप। ये गमछा जो है ये स्वामी अड़गड़ानंद जी का है और यथार्थ गीता उन्होंने लिखी है। तो आज मैं लेके आना भूल गया, पर मैं आपको भिजवाऊंगा, आप जरूर उसकी टीका पढ़ें। कैसे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे, पढ़ के आपको बताएंगे हमने क्या सीखा उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ गीता ने आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव डाला, उससे कोई एक दो शिक्षा जो आप देना चाहें, क्योंकि गीता मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। मन का सबसे बड़ा अस्त्र है पेशेंस। ये मैंने गीता से सीखा। जिसका मन शांत है उसके पास ऐसे ऐसे विचार है, मतलब जो मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ या कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ तो एक इनर थॉट आता है जो मुझे भी नहीं पता होता कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था। यानी मन का अपना कोई वजूद ही नहीं है। तो बिना, कबीर तो गाली देते हैं मन को। कबीर तो बहुत गुस्सा है मन पे, कहते तू है रंडी फिर भी हंडी। मतलब भारत के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मन को गाली दी, किसी ने गाली नहीं दी। क्योंकि ये सुबह रात में तो कहेगा कि कल सुबह 4 बजे उठना है, रात में पूरी तैयारी करवा देगा, अलार्म लगवा देगा और जॉगिंग ट्रैक सूट रखवा दिया, सब कुछ रात में सेट करा दिया कि सुबह उठना है। और जब 4 बजे अलार्म बजेगा तो यही बोलेगा कि 5 मिनट और अगली बार नींद खुलेगी सुबह 8:30 बजे। इस दुनिया में 95% लोग बाहर से नहीं परेशान हैं, अपने मन से परेशान है। इस पे एक श्लोक भी सुना देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवस्तु दुष्करम। कि हे अर्जुन,
ये मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथी ये पागल भी है, बलवत बलवान भी है, दृढ़म जिद्दी भी है। और क्या कह रहे हैं कि अर्जुन वायु रिवसु दुष्कर्म, तुम इस मन को, तुम वायु के बवंडर तूफान को अर्जुन कंट्रोल कर लोगे अपने तीरों से, लेकिन मन नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अर्जुन घबरा गया था। बाद में कृष्ण ने उसका उत्तर भी दिया कि उपाय क्या है। उपाय उन्होंने बताया था कि अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, बाय डूज एंड डोंट्स है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक नई जर्नी पे। ये जर्नी है रैपिड फायर की। इसमें मैं प्रश्न पूछूंगा, तुरंत आपको उत्तर देना है, तुरंत। अब जो मन में पहला उत्तर आए दे दीजिए अपने स्टाइल में, है ना। ये सोचने का समय नहीं दूंगा मैं आपको। उत्तर देने की सीमा आपकी है 5 सेकंड की। तैयार है? ठीक है। तो ओझा सर फंसाएंगे नहीं आपको, ऐसा कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं करेंगे। ओझा सर की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? शिक्षक की अचीवमेंट, शिक्षक के रूप में। अवध सर अपनी क्लास में हिस्ट्री से ज्यादा हिस्टोरी पढ़ाना पसंद करते हैं या हिस्ट्री पढ़ाना पसंद करते हैं? हिस्टोरी पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसी कोई चीज या इंसिडेंट जिससे आपको आज भी बहुत अफसोस है, यार ये गलत किया मैंने? एक आदमी का पैसा छीन लिया था। ओके। मिर्जापुर के अगले सीजन में अगर आपको बोला जाए आप भी काम करने आ जाएं तो चलेंगे? अखंडानंद जी के साथ करेंगे। आप खुद एक दबंग रहे हैं, तो क्या आपके स्टूडेंट आपसे डरते हैं? नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। शिक्षक से कौन डरता? प्यार करते हैं बहुत। प्यार करते हैं। अगर आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते? तब मैं भी मिर्जापुर में रहता। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, सबको पता है। किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे? ना तो मैं किंग मेकर बनूंगा ना किंग बनूंगा, लेकिन हाँ मैं किंग को साथ रहूंगा जो किंग्स बनेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे किंग के एडवाइजर बनेंगे। एडवाइजर बनेंगे, राजपुरोहित। आपका फेवरेट कौन है, खान सर या विकास देवकीर्ति सर? मेरे फेवरेट है विकास देवकीर्ति सर, लेकिन मैं चाहता खान सर को बहुत हूँ। आपको आईएएस ऑफिसर ना बनने का कितना अफसोस है? अफसोस है, पर अब अचीवमेंट ने उसको ढक दिया है। आपके हिसाब से भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन रहा है? क्या आप मानते हैं कि आज अगर स्मार्टफोन नहीं होता तो किसी भी माध्यम से अवध ओझा सर इतने पॉपुलर हो पाते? नहीं हो पाते। सेक्स एजुकेशन का स्कूल करिकुलम में हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो ये जो दीवालों पे लिखा है निराश पुरुष मिले, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और देश परेशान होता जाएगा। ज़्यादातर आपके लेक्चर जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं या प्लान्ड कंटेंट होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इथिक्स। आपको कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बहुत तंग किया हो? स्टूडेंट हम ही से ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई ऐसा फेवरेट कोट, गोल्डन स्टेटमेंट, ऐसा मोटिवेशनल कोट जिसने आपको अपनी जिंदगी में बहुत ताकत दी? कर भला तो हो भला। एक बात जो आपने अपने फेवरेट टीचर से सीखी और आप सबको बताते हो? सेवा करनी चाहिए। आप हमेशा गमछा एक साथ में रखते हैं, तो ये आपके लिए क्या लकी गमछा है? मेरे गुरु ने मुझे दिया है, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी प्रोग्राम वगैरह में तो मैं पहन के जाता हूँ। ओझा सर को किस बात से डर लगता है? माता जी से। ओझा सर को किस बात में सबसे ज़्यादा खुशी होती है? मेरे बच्चे सफल होते हैं, और खासकर वो लोग जब सफल होते हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है राजीव शुक्ला, अभी वो जेल अधीक्षक है बरेली का। तो जब वो मुझसे पहली बार मिलने आया तो मैंने पूछा कि राजीव हिस्ट्री कौन सी है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शनल है? कहा सर एंशिएंट हिस्ट्री। ऑप्शनल तो हिस्ट्री होगा, एंशिएंट थोड़ी होगा। और वो आदमी जब सफल हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ डायरेक्शन का अभाव होता है। किसी को भी सही, जैसे आप कहते हो ना कि पूरा पैसा ले आओ, तो आपको डायरेक्शन पता है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा पैसा ले आओ। तो आपको पता है ना कि मुझे डायरेक्शन पता है। ऐसा मुझे ही पता है कि मुझे डायरेक्शन पता है। मेरे पास नॉलेज भले ना हो, लेकिन मुझे इस खेल का डायरेक्शन पता है कि ये करने पे आदमी जीत जाता है। तो जब उस तरह के लड़के जीतते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अवध सर, नई क्लास में नई किताबों की ताजगी बच्चों को ना बहुत अच्छी लगती है, खुशबू आती है किताब में। नई क्लास, नई किताब, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वक्त निकलता रहता है, कंधे पे जो लटका बसता है ना, वो भारी लगने लगता है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप जैसे टीचर्स को मेरा सलाम है, जो बच्चों के मन को ताज़ा रखना जिनका काम है। आपकी क्लास में बच्चे खूब हंसते हैं, क्योंकि आप जो है ना वो हंस और रस से जो है जो वो, तो आप एक गुरु नहीं है, आप एक गुरुकुल है। हर घर तक पहुंचाया आपने अपना स्कूल है। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या जो यूपीएससी का अटेम्प्ट करना चाहता है, या जिसका गोल्ड स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, या जिसको केवल ग्लैमर के लिए पढ़ाई कर रहा है, जिसको हिस्ट्री समझ नहीं आती है, जिसको पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा है, जो माँ बाप की बच्चों की परवरिश को लेकर परेशान है, बच्चे अपने माँ बाप से परेशान है, इनको ये वीडियो पहुंचाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आज अवध ओझा सर ने, और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कन्विक्शन से बात करते हैं। और ऐसे टीचर्स से कई टीचर्स भी बड़े इंस्पायर होते हैं। अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगा ये वीडियो, बड़ा भारत 2.0। और बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बुधवार,
हर बुधवार को हम लेके आते हैं बड़ा भारत शो। हमारे साथ इस मंच पे आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।